वो लखनऊ से आई आगरा मंडल की विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी दौरान एक और बड़ा फैसला लिया गया। फैसला ये कि आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है अब वो मुगल म्यूजियम नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये एक और बड़ा फैसला योगी सरकार का आगरा के संग्रहालय को लेकर। आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये वही मुगल म्यूजियम है जिसका नाम योगी सरकार ने बदला है। छत्रपति शिवाजी महाराज इस म्यूजियम का नाम रखा है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं इस म्यूजियम में लगातार काम चल रहा है। अखिलेश सरकार का ये प्रोजेक्ट था, करीब 5.5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ताजमहल के पूर्वी गेट पर ये म्यूजियम बना है जिसमें देश की तमाम धरोहर देखने को मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कल आगरा मंडल की समीक्षा की जिसमें सरकार ने फैसला लिया कि आगरा में बनने वाले मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज रखा जाएगा। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया और उसमें लिखा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जब फैसला हुआ है उसके बाद उन्होंने लिखा कि हमारे नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और हमें जो भी गुलामी के प्रतीक है उनसे बाहर निकलना होगा। कहा है कि हमारे राष्ट्र के नायक जो है वो कोई मुगल शासक नहीं हो सकता, शिवाजी महाराज जैसे लोग हो सकते हैं और हैं। इसमें कोई गलत बात तो उन्होंने कहा नहीं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात करना कोई गलत बात तो है नहीं। अगर इसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्ष को इसमें कुछ गलत दिखाई पड़ता है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो हमारे देश के राष्ट्रीयता के नाम पर जिन पर हम गर्व करते हैं, शिवाजी महाराज जैसे लोगों पर अगर उनके बारे में हम कहते हैं और उनको गलत चीज़ें दिखाई पड़ती है तो भगवान ही उनका मालिक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज कहा है इसको देश और प्रदेश उन दोनों को गर्व है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री है तो जो राष्ट्र के नायक के रूप में शिवाजी को। तो आगरा में ये म्यूजियम बन रहा है और ये म्यूजियम ऐसा होगा जिसमें देश की जो अमूल्य धरोहर है उन्हें आप एक छत के नीचे देख पाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कभी भी जो मुगल थे वो हमारे नायक नहीं हो सकते। अगर देश की कोई धरोहर है उसको संजोकर रखना है तो ऐसे में हमें गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को कोई स्थान नहीं देना होगा। तो ऐसे में जो हमारे नायक हैं शिवाजी महाराज, उनके नाम पर इस म्यूजियम को अब जाना जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि जो राजनीति के अलग अलग दलों के लोग हैं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसमें तुष्टीकरण का एंगल कतई खोजना नहीं चाहिए। आरिफ खान हमारे सहयोगी आगरा से जुड़ चुके हैं। तो आरिफ, शायद आप उसी जगह में हैं जिसका नाम बदला गया है और उसको लेकर ही बयानबाजी चल रही है। जरा बताइए इस म्यूजियम के बारे में। जी बिल्कुल प्रीति, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां म्यूजियम का काम चल रहा है और ये अखिलेश सरकार में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था और लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देखिए इस म्यूजियम के फिलहाल हालात क्या है ये थोड़ा सा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ठीक पीछे आप देख सकती हैं कि ये वही मुगल म्यूजियम है जिसको नाम बदला है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इसी म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। देखिए तकरीबन 150 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ताजमहल के पूर्वी गेट पर ये बन रहा है। इसमें तमाम जो देश की धरोहर है उसमें दिखाए जाने का प्लान है कि इसमें जो पुरानी चीजें हैं इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। लेकिन अब नाम इसका बदला गया है। मुगल म्यूजियम की जगह अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम इसका नाम रखा जाएगा। तो फिलहाल अब इसमें राजनीति हो रही है लेकिन जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन आप देख सकती है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यही मुगल म्यूजियम कहे या फिर अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कहे इसको। जी आरिफ, क्योंकि आगरा में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें, धरोहर हैं जो पहले ही लोगों को काफी पसंद आती है और विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये म्यूजियम किस तरह का अपने आप में होने जा रहा है? क्या कुछ इसको लेकर यहाँ पर सोच है? किस तरह से काम इसमें हो रहा है?
देखिए, इस म्यूजियम में करीब 2 मंजिल का बेसमेंट बन रहा है। इसके अलावा 3 मंजिल और बन रही है, छोटी छोटी मंजिलें, कई हॉल हैं जिसमें अलग अलग चीज रखी जाएंगी। जैसे जैसे जो चीजें हैं, चाहे वो पुराने भाला हो, तलवार हो, या पुराने कपड़े हो, चाहे वो मुगल जमाने के हो, या मुगल से पहले के हो, या फिर अंग्रेजों जमाने के हो, यानी कि जो हमारी धरोहर है या हमारे पुराने जो चीजें हैं उसमें इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा। तो अभी अलग अलग इसके कंपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, अलग अलग जैसे जैसे चीज होंगी उसी हिसाब से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। देखिए, करीब 5.5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट में काम चलते हुए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ से ज्यादा इसमें पैसे खर्च हो गए, लेकिन काम अभी भी बंद है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से काम बंद किया, कोरोना की वजह से काम बंद चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद यही है कि लोग यही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, सरकार के दिमाग में आया है कि आगरा में जो म्यूजियम है उसका नाम बदला जा रहा है, तो अब बहुत जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा और देश के लोगों को, विदेश के लोगों को भारत की जो धरोहर है, भारत की संस्कृति है, उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा। जी प्रीति, तो ये नाम बदल गया, लेकिन अब काम भी पूरा हो तो और बेहतर होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं 150 में से 100 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन इमारत बता रही कि बहुत सारा काम इसमें बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ आगरा से जुड़ने के लिए। तो जो फैसला हुआ है योगी सरकार की तरफ से, उसका समर्थन किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। तो जो ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया था उसे रिट्वीट करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने फैसले का स्वागत किया है और लिखा है, जय जियाऊ, जय शिवराय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो ये ट्वीट है को रिट्वीट किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और स्वागत योगी सरकार के इस फैसले का। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी ट्वीट करते हुए इस पर सहमति जताई है और अब निशाना उन्होंने यहां से सीधे साधा उद्धव सरकार पर। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि योगी जी ने मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी कर दिया है। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे में हिम्मत है कि वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दें? हिम्मत जुटती नहीं तो फिर सामना में संभाजी नगर लिखने का पाखंड बंद करें। तो सामना मुखपत्र है शिवसेना का और उसमें वो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर लिखते हैं, तो इसी पर निशाना साधा है प्रेम शुक्ला ने। उनका कहना है कि अगर आप तो सरकार में हैं और उसे संभाजी नगर मानते हैं, हिम्मत है तो नाम बदल दें या फिर ये पाखंड बंद करें। है अब इस म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने आगरा मंडल के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि अभी ये म्यूजियम बन रहा है। ये म्यूजियम ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा है। जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये कहा है कि हमारे राष्ट्र के नायक जो है वो कोई मुगल शासक नहीं हो सकता, शिवाजी महाराज जैसे लोग हो सकते हैं और हैं। इसमें कोई गलत बात तो उन्होंने कहा नहीं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात करना कोई गलत बात तो है नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इससे ज़्यादा आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि वो केवल नाम बदल सकते हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को सुरक्षित करेगी। योगी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र गौरव का एहसास कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। योगी ने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। खबर ये कि आईपीएस अजय पाल शर्मा और हिमांशु शर्मा पर मुकदमा दर्ज होगा। दोनों के खिलाफ विजिलेंस की जो जांच चल रही थी वो पूरी हो गई है और अब विजिलेंस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश कर दी है। तो आईपीएस अजय पाल शर्मा पर अपराधियों से साठगांठ और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। तो अजय पाल पर एक महिला ने भी इस बार आरोप जड़ा था, तो जिससे मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहीं अगर आईपीएस हिमांशु की बात करें तो उस पर ट्रांसफर यानी कि तबादले और पोस्टिंग की सिफारिश का आरोप है। बताया ये भी जा रहा है कि एफआईआर के बाद अजय पाल का वॉइस सैंपल भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो बातचीत सामने आई थी तो उसको प्रूफ करने के लिए वॉइस सैंपल लिया जाएगा और शासन की स्वीकृति मिलते ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो 2 आईपीएस अधिकारी, और ये देखने को नहीं मिला जब इस स्तर के अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई हो। अगर अजय पाल शर्मा की बात करें तो उन पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार यहां पर किया है, सांठगांठ उन्होंने की है, और उसी बीच जब एक महिला ने आरोप लगाया तो मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया। और वहीं आईपीएस हिमांशु कुमार की बात करें तो उन पर तबादलों के लिए और पोस्टिंग के लिए सिफारिश करने का आरोप है। और जाहिर सी बात है, अगर तबादला किसी का आप कर रहे हैं या किसी उसकी मनचाही जगह पर पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके बदले आप लाभ लेते ही लेते हैं। और इन्हीं सब
एंगल को खंगाल रही थी विजिलेंस की टीम, और अब जबकि विजिलेंस की जांच पूरी हो गई है तो उसको जांच में ऐसा बहुत कुछ मिला है जिसके बाद अब उसने कहा है कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ऐसे में अब शासन जब इसको स्वीकृति देगा, शासन जब विजिलेंस की सिफारिश को मंजूर करेगा, उसके बाद जल्द ही मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि अब दोनों आईपीएस अधिकारियों की मुश्किल बढ़ने वाली है। तो किस तरह से कोई भी भ्रष्टाचारी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसे अब बख्शा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जब आईपीएस स्तर के 2 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि सिफारिश हो चुकी है एफआईआर दर्ज कराने की। अगर अजयपाल शर्मा की बात करें तो जो फोन में जो बातचीत सामने आई कई मामलों में, तो ऐसे में उनका वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा और उसकी भी टेस्ट यहां पर की जाएगी ताकि बतौर सबूत उसको भी पेश किया जा सके। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, ये बड़ी बात है क्योंकि आईपीएस स्तर के हैं दोनों अधिकारी और अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जीना देखिए, विजिलेंस के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने इन दोनों आईपीएस अफसरों डॉक्टर अजयपाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला शासन को लेना होता है। अजयपाल शर्मा पर कई आरोप थे, जिसमें एक महिला ने लगाया है, उनके ऊपर आरोप है, एक उनके ऊपर अपराधियों से साठगांठ का आरोप है और एक अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप है। विजिलेंस ने इसकी विस्तृत जांच की है, तमाम लोगों से पूछताछ की गई है, तमाम सबूत कलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद विजिलेंस ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट भेज दी है शासन को। जो हमें जानकारी मिल रही है शासन के सूत्रों से, उसके मुताबिक उसमें एफआईआर की सिफारिश की गई है। अब गेंद शासन के पाले में है, क्या वो इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं या नहीं। देखा जी, बिल्कुल आप बने रहे ऋषभ मणि, क्योंकि अगली भी बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर है, यहां एक और पूर्व बड़े अधिकारी के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश हुई है। तो उन्नाव के जो पूर्व जिला अधिकारी रहे उनके खिलाफ एफआईआर की सिफारिश है। देवेंद्र पांडे हैं, तो कंपोजिट ग्रांट घोटाले में एफआईआर की सिफारिश है। तो ऋषभ, जरा बताइए इस पूरे मामले में क्या कुछ आरोप है और किस तरह की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सितंबर 2019 से लेकर के फिर फरवरी 2020 तक देवेंद्र पांडे उन्नाव के डीएम थे। उस दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्नाव के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के लिए कंपोजिट ग्रांट आई थी, करीब 9.25 करोड़ रुपए की, जिसमें इन स्कूलों के लिए तमाम खेल कूद के सामान, चौक, स्टेशनरी, ब्लैक बोर्ड जैसी चीजें खरीदनी थी। देवेंद्र पांडे पर आरोप लगा था कि उन्होंने जौनपुर की एक कंपनी जिसके पास जीएसटी नंबर भी नहीं था, नियम कानूनों को ताक पे रखकर उसको बड़ा ठेका दे दिया। इसकी जांच हुई थी, लखनऊ कमिश्नर ने की थी और फरवरी 2020 में सस्पेंड कर दिए गए थे देवेंद्र पांडे और शासन ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसको दे दी थी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने देवेंद्र पांडे से भी बयान दर्ज किए हैं और उसके बाद अब ईओडब्ल्यू ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें संस्तुति की गई है कि देवेंद्र पांडे के खिलाफ आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में पहले ही एक एफआईआर दर्ज है उन्नाव में। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि उन्नाव में दर्ज एफआईआर में देवेंद्र पांडे को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। जीनत, बिल्कुल बड़ी खबर है ऋषभ। तो आर्थिक अपराध शाखा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जिसने ये शासन को रिपोर्ट भेजी और अब एफआईआर दर्ज होगी उन्नाव के पूर्व जिला अधिकारी पर। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे प्रयागराज का। 6 युवकों के साथ हादसा हुआ और देखिए जरा हादसा किस तरह से हुआ। रीवा के वाटरफॉल ये तीनों युवक गए थे और पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ हादसा हो गया। पानी में फिलहाल 4 युवकों के शव मिल गए हैं और चारों प्रयागराज के रहने वाले थे। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। तो अमूमन यही होता है कि आप अपनी खुशी के लिए जाते हैं, लेकिन उसी खुशी और उसी उत्साह में कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाती है कि वो ज़िंदगी पर भारी पड़ती है। तो बहुत दर्दनाक घटना है जहां रीवा के वाटरफॉल में गए थे 6 युवक और पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन ऐसा हादसा हुआ कि ये लोग डूब गए। फिलहाल 4 युवकों के शव मिल गए हैं और ये लोग प्रयागराज के ही रहने वाले थे। तो इस पूरी घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है और ये तस्वीरें जब घटना की जानकारी मिली तो आसपास के लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 4 युवकों के शवों को निकाल लिया गया।
तो प्रयागराज में 6 युवकों के साथ हादसा हुआ। हादसे का शिकार हुए तो हंसी खुशी के लिए गए थे, मनोरंजन के लिए यहाँ पर गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए और फिलहाल 4 लोगों की बॉडी मिल गई है जिसे वहाँ से निकाल लिया गया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस जगह की है जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हमीरपुर से खबर है जहां 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक पुल से नीचे गिर गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर दोनों घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गायत्री तपोभूमि के पास ये हादसा हुआ। तो रफ्तार का कहर लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 2 ट्रक आमने सामने इतनी बुरी तरह भिड़े कि एक ट्रक पुल तोड़ता हुआ नीचे गिर गया है, जिसमें ड्राइवर और जो क्लीनर है वो गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और हाथरस से खबर है जहां व्यवसायी से लूट हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसायी से बदमाशों ने लूट की है। दुकान का सामान लेने के बहाने बदमाश वहां आए थे, लेकिन लूट की घटना को अंजाम दिया है। लैपटॉप और नकदी जो भी वहां पर रखी हुई थी वो सब कुछ लूट कर भाग गए हैं। फायरिंग से व्यापारी जख्मी हुआ है। तो इस दौरान गोली के दम पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो जो घायल व्यापारी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सब्जी मंडी चौराहे के कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की घटना है, जिसके बाद आसपास के लोग, आसपास के व्यापारी बहुत नाराज हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से उन्होंने बातचीत भी की है और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। जो बदमाश यहां आए थे, ग्राहक बनकर आए थे और इस दौरान गोली चलाई और जो नकदी दुकान में रखी हुई थी और जो भी लैपटॉप वगैरह उनको मिला लेकर चले गए। हमारे सहयोगी सुमित और जानकारी देंगे। तो सुमित बताइए जरा, लग रहा है कि पूरे भीड़भाड़ वाला इलाका ही रहा होगा, तो कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? प्रीति, आपको बता दूं, ये कोतवाली सदर क्षेत्र के जामा मस्जिद चौराहे के निकट एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, जहां देर शाम लगभग 9 बजे का ये मामला है। जब दुकानदार अपनी दुकान को बढ़ाकर जा रहा था, तभी 2 लोग बाइक पर आए और दुकानदार से प्रेस लेने की बात कहने लगे। जब दुकानदार दुकान के अंदर प्रेस उनको देने गया, तभी उन दोनों बदमाशों ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी और तमंचे से उसके ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। वहां रखा हुआ कैश, लैपटॉप बैग में रखकर वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। एसपी हाथरस विक्रांत वीर भी मौके पर पहुंचे थे। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। बाद में मामले में एसपी हाथरस विक्रांत वीर, और ये बड़ी हैरानी की बात भी है कि हिम्मत देखिए आप जरा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बाघ ने एक बच्चे को शिकार बनाया है। तो दर्दनाक खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। बाघ के हमले के बाद बच्चे की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम भी है और डर का माहौल भी है। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो जो ये पार्क का लगता हुआ एरिया है, तो अमूमन इस तरह की घटना आती है। और आज बाघ का शिकार एक बच्चा बन गया। बाघ ने इतनी बुरी तरीके से बच्चे पर हमला किया कि उसको बचाया नहीं जा सका और बच्चे की जान चली गई है। ईसानगर थाने के जगदहा गांव में ये दर्दनाक वारदात हुई। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।